सो हेलो एवरीवन एंड गाइस, रिसेंटली एक बहुत ही कॉमन क्वेरी जो आई थिंक हम सबको आ रही है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द नाबार्ड एग्जामिनेशन, बिकॉज देयर इज अ स्पेकुलेशन दैट द नाबार्ड एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड सून। और कोई भी कैलेंडरी कॉज हम ले रहे हैं या हम ईमेल्स पे हम क्वेरी कॉमन जॉब देख रहे हैं या कॉस्ट हम ले रहे हैं, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इसके सब व्हाट अबाउट द नाबार्ड एग्जामिनेशन। तो हम सब ने अपनी अपनी जो भी क्वेरीज आप सब ने हमें पूछी हैं, हम सब ने उस क्वेरी को नोट डाउन किया है। और क्यों ना हमने सोचा कि आज आपसे काइंड ऑफ डिस्कशन हम लोग भी करें, कौन सी ऐसी कॉमन क्वेरीज हैं जो आपकी हैं, सो दैट आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल सके अबाउट द थिंग्स विच यू हैव इन योर माइंड। देखो, जो सबसे पहला एक कॉमन पॉइंट जो है, आई थिंक जब वो नोटिफिकेशन आती है तो हर बच्चा देखता है, अदर देन द वैकेंसी इज द सैलरी। तो मेरा पहला पॉइंट तो एकदम आपसे यही है कि वट एक्चुअली इज द सैलरी ऑफ नाबार्ड, इज इट अ गुड वन, इज इट ठीक है कि मतलब है सर बहुत अच्छी सैलरी है। अगर मैं आपको बेस सैलरी बताऊं तो मंथली 44,500 बेस सैलरी है। इस पे आप अलाउंसेस लगा दो जो एडिशनली मिलते हैं, तो आपके रफली जो ग्रॉस सैलरी बन जाती है मंथ की, वो आपकी बन जाती है अराउंड 1 लाख। इसमें ये सब डिडक्शन वगैरह लगाते हो तो इन हैंड आपकी 80K प्लस आती है, 80,000 प्लस। लेकिन अगर मैं CTC की बात करूँ, क्योंकि इसके साथ आपको अदर मंथली अलाउंसेस और आपको ईयरली अलाउंसेस मिलते हैं, तो आपका CTC बढ़िया से 20 से 25 लाख तक का बन जाता है। मैम सैलरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें काम क्या करना पड़ेगा? हमें खेतों में तो नहीं जाना पड़ेगा या हमें रूरल एरियाज में ही तो नहीं जाना पड़ेगा? सर ऐसा नहीं है। देखो, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो नाबार्ड की जॉब आई वुड से इज कि एग्रीकल्चर बैंकिंग का IAS ले लो इसे। देखो, यहाँ जो आपका काम होने वाला है वो डेवलपमेंटल भी होगा, वो फाइनेंस का भी होगा और वो आपका सुपरविजन का भी होगा। अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंटल का, तो यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट्स आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर डिस्ट्रिक्ट्स के, वो हमारा नाबार्ड संभालती है। इवन अदर बैंक्स के भी RRB का सुपरविजन करना हो तो वो भी नाबार्ड करती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसका फाइनेंस का, तो ये आपको पता ही होगा, RBI के साथ लिंक्ड है। जितनी भी स्कीम्स वगैरह होती है उनमें फाइनेंसेस हैं, जितना RIDF हमारे फंड्स हैं, वो सब नाबार्ड ही संभाल रही है। ठीक है मैम, फिर एक बात तो पक्की हो गई कि पोस्टिंग पक्का रूरल एरियाज में ही होती होगी। नहीं सर, ऐसा नहीं है, सिर्फ रूरल एरियाज में नहीं होती है, पोस्टिंग सिटीज़ में ही होती है। बट हाँ, एक बार कंपलसरी पोस्टिंग रूरल एरियाज में होती है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। ओके, तो मैम ये आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई कि पोस्टिंग भी अच्छी जगह होती है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, बट ये सब के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली नोटिफिकेशन कब आ रही है, एग्ज़ाम कब होने वाला है? सर देखो, मैं जो आपको बता रही हूँ वो प्योर स्पेक्यूलेशन है। और स्पेक्यूलेशन के हिसाब से वैसे तो हर महीने नोटिफिकेशन आती है, हर अगले महीने एग्जाम होता है। बट अभी जो थोड़ा सा अभी लग रहा है कि होगा, दैट इज़ कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट मंथ तक आपकी नोटिफिकेशन आ जाए एंड अक्टूबर के अराउंड तक यू कैन सी कि आपका हो सकता है एग्जाम हमारा हो जाए अच्छे से। लेकिन मैम जो एवरेज बच्चे होते हैं वो जनरली देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी, उसके हिसाब से अप्लाई करते हैं वो एग्जाम। अगर वैकेंसी ज़्यादा होती है तो अप्लाई करते हैं। तो आपको कुछ आइडिया कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हो सकती है इस ईयर? सर उसके लिए अगर हमें ना थोड़ा सा पास्ट ट्रेंड देखना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग 100 प्लस रही है वैकेंसी। तो एग्जैक्ट वैकेंसी तो मैं आपको नोटिफिकेशन के बाद बताऊंगी, बट अभी मैं आपको इतना इंश्योर कर सकती हूँ कि यस 100 प्लस वैकेंसीज होंगी वहाँ। चलो मैम, आपने बोला वैकेंसीज तो बहुत ही अच्छी हैं और आपने बोला अप्लाई करना चाहिए, तो सामने मेरा आपसे डाउट, एक डिस्कशन में एक पॉइंट था कि हु एक्चुअली कैन अप्लाई हियर अंडर दिस स्पेसिफिक एग्जामिनेशन? सर एनीवन कैन अप्लाई इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट। आपकी बस ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए और आपके 60% एग्रीगेट होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है देन आपको 55% मार्क्स चाहिए। और ऐसे सच PhD के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है मार्क्स का, बट हाँ एज क्राइटेरिया दैट इज़ 21 to 30 ईयर्स। ठीक है मैम। और मैम एक जो दूसरा डाउट बच्चों का आता है कॉमनली कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू अपनी ग्रेजुएशन की होती है, तो क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए? हाँ सर बिल्कुल, डिस्टेंस एजुकेशन के वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं। और जो मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ वो सबसे ही कॉमन है, जो आई थिंक मैं हर रोज ही सुनता हूँ, हम सब लोग सुनते हैं, वो है काफ़ी बच्चे ऐसे जो फाइनल ईयर में अपीयर कर रहे हैं या फाइनल ईयर के एग्जाम देने हटे हैं, तो व्हाट अबाउट देम? उनके लिए क्या है इस एग्जाम में? क्या वो दे सकते हैं इस एग्जाम को, क्या वो नहीं दे सकते? सर ऑफ कोर्स अगर उनकी डिग्री पूरी हो जाती है, नाबार्ड नोटिफिकेशन में एक डेट दी होती है, उससे पहले अगर उनकी डिग्री उनके हाथ में है देन दे आर एलिजिबल और वो आराम से एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है मैम। बट इससे ही मुझे एक डाउट आता है कि मैम नाबार्ड ग्रेड ए और नाबार्ड ग्रेड बी की एलिजिबिलिटी सेम होती है? नहीं, देखो ग्रेड ए के लिए एनीवन कैन अप्लाई गिवन दी ग्रेजुएशन है क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। बट ग्रेड बी के लिए एक तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट आपकी होनी चाहिए। एडिशनली आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट इज कंपलसरी। उसको ऑप्शनल नहीं है कि या तो ये हो या तो ये हो, दैट इज नॉट द केस।
3 साल की आपके पास एक्सपीरियंस और पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, तभी आप ग्रेड बी में अपेयर करोगे। अदरवाइज ग्रेड ए इज द एग्जाम एवरीबडी कैन गिव। मैम ये तो काफ़ी अच्छी बात कही आपने, सभी दे सकते हैं, बट आपके हिसाब से आइडियली किसको देना चाहिए एग्जाम? मेरे को लगता है इसको तो गुरकिरत बेटर बताएंगे। क्योंकि आई थिंक अगर जो मुझे जितना मैंने नाबार्ड को फॉलो किया है फ्रॉम द फास्ट ईयर, मुझे लगता है कि जो भी बच्चा बैंकिंग सिस्टम या कोई एग्जामिनेशन प्रेपरेशन की तैयारी कर रहा है, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स की, ही कैन अप्लाई। अदर देन दैट जो अदर स्टूडेंट्स हैं लाइक दोज हु हैव गिवन द आरबीआई एग्जामिनेशन, आरबीआई नहीं हो पाया, तो यहाँ पे एक अच्छा मौका है, दे कैन अपीयर फॉर द नाबार्ड एग्जामिनेशन। और इनके अलावा से जैसे यूपीएससी में ईपीएफसी का पेपर हुआ है, ईपीएफओ की का एग्जामिनेशन हुआ है, तो आई थिंक दो स्टूडेंट्स हु आर इन द मोड ऑफ प्रेपरेशन और कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं या फिर चीज़ों को पढ़ते हैं, दे कैन अप्लाई अंडर द स्पेसिफिक एग्जामिनेशन। और मुझे जो प्रिपरेशन से एक चीज़ आती है, जो आई थिंक अभी एकता मैम ने बोला था, मेरे लिए इससे बढ़िया, इससे भी जो थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता है वो ये होता है, इसलिए कॉमन डाउट आता है कि जो टाइमिंग हम देख रहे हैं कि शायद पेपर अक्टूबर में होगा, तो क्या ये डुएबल है? आपको लगता है डुएबल है? सर डुएबल तो बिल्कुल है, प्रोवाइडेड आपके पास जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, सोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आपका जो फोकस है ना, हम जनरली क्या गलती करते हैं कि हम बहुत सारे सोर्सेज की तरफ भागते हैं, वो लिमिटेड है। आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे एक ही सोर्स 10 बार रिवाइज करना है, ना कि 10 सोर्स एक बार करना है। ये माइंडसेट है, ये पर्सपेक्टिव है, कंसिस्टेंसी है, डेडिकेशन है, डेफिनेटली आप कर सकते हैं इस लिमिटेड टाइम में। 3-4 महीने मोर देन इनफ, प्रोवाइडेड आपको ये चीज़ फॉलो करनी होगी। आपने स्ट्रैटेजी तो प्रकाश सर वाकई बहुत अच्छी बताई है, बट क्या आपको एक्चुअली पता है नाबार्ड के कितने फेजेस होते हैं? हाँ मैं सर ये मैं बताती हूँ। सर एक्चुअली नाबार्ड में 3 फेजेस होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपके 8 सब्जेक्ट्स आते हैं, उसमें से आपके होते हैं 3 मेरिट सब्जेक्ट और 5 होते हैं नॉन मेरिट सब्जेक्ट, और टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं। और पर मेरिट जो आपकी बनती है फेज़ 1 की, वो 100 क्वेश्चन से बनती, 100 मार्क्स से बनती है। देन आपका फेज़ 2 होता है, उसमें 2 एग्जाम्स होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का और दूसरा ESI ERD का। ESI और ERD में भी 50-50% रेशो रहता है। देन फेज़ 3 आपका इंटरव्यू हो गया, जो कि आपका 50 मार्क्स का होता है। सही है मैम, बड़ा मज़ा आया सुन के, बट एक चीज़ डाउट है यहाँ पे, मेरिट और नॉन मेरिट के चक्कर क्या है आखिर ये? सर नॉन मेरिट पे आपके क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग आती है। तो नॉन मेरिट मतलब होता है कि यहाँ पे आपको सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है हर एक सब्जेक्ट में। बाकी जो आपका मेरिट सब्जेक्ट है जैसे कि GA, ESI और ARD, वहाँ पे आपको सेक्शनल के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। मैम सेक्शनल से मुझे याद आया कि सेक्शनल टाइमिंग भी कुछ होती है और नेगेटिव मार्किंग का भी कुछ क्राइटेरिया है इस एग्जाम में? सर बिल्कुल है नेगेटिव मार्किंग का। तो नेगेटिव मार्किंग ऑब्जेक्टिव में होती है यस इन फेज़ 1 एंड फेज़ 2, 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं अगर आप किसी क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं। अगर मैं बात कर लूँ सेक्शनल टाइमिंग की, तो वो आपकी फेज़ 1 में नहीं है, RBI में होती है बट यहाँ पे नहीं है। बट हाँ, जो आप फेज़ 2 का पेपर दे रहे हो ESI ARD का, वहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसके लिए यू गेट लिमिटेड टाइम, दैट इज ऑफ 30 मिनट। उसके बाद आपका डायरेक्टली सब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे आपको आंसर। तो मैम डिस्क्रिप्टिव का नेगेटिव मार्किंग नहीं बताया आपने। सर डिस्क्रिप्टिव में नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी? आप आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आप अपने आंसर में ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, अगर आप कोई फैक्ट गलत कोट करते हो, एग्जाम्पल नहीं दे रहे हो, करंट अफेयर नहीं लिख रहे हो, तो आपके मार्क्स कटेंगे, वो नेगेटिव मार्किंग है। आई थिंक प्रकाश सर ने बड़ा अच्छा हम लोग को बताया कि इन्होंने स्ट्रैटेजी बता दी कि उन्होंने इधर थिंक का। अब मैं एक छोटा सा सवाल आपसे फिर जाता हूँ एक मैम, डेट इज मतलब कि जैसे हमने अभी बात की सेक्शनल टाइमिंग की और सबकी, तो मुझे ये डालना था कि इसमें जैसे हमने नॉन मेरिट भी है और मेरिट भी है, तो बट एक्चुअली इज इफ अ टॉक अबाउट कि क्या कट ऑफ या किस तरह ये मेरिट कैलकुलेट होती है इन द होल फेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन प्रोसेस? सर जो आपकी फेज़ 1 है जहाँ पे आप 200 क्वेश्चन दोगे, मेरिट लेकिन 100 में से आएगी, वो वहीं तक, वो स्क्रीनिंग थी, वो हो गया था। तब आपकी जो फाइनल मेरिट आपको ले जाएंगे, जो आपको अल्टीमेटली सिलेक्शन दिलाएंगे, दैट इज इंटरव्यू एंड फेज़ 2। फेज़ 2 में 2 पेपर है, दोनों पेपर 100 मार्क्स के हैं, तो क्यूमुलेटिवली 200 मार्क्स आपके पास है। अगर आप वहाँ पे स्कोर कर जाते हैं, वही स्कोर आपका फाइनल मेरिट में भी कैलकुलेट होगा। ऐसे ही इंटरव्यू में आउट ऑफ 50 आप जितना स्कोर करते हैं, फाइनल मेरिट आपकी 250 मार्क्स में से बनेगी। ये वहाँ पे डिसाइड होगा आप इन है या आउट है। आई थिंक ये जो आपने इन और आउट की बात की, तो एक चीज़ बहुत कॉमन जो आई थिंक अभी शाम में भी डिस्कस करता और आपने भी जो बताया, जो एक सीट मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, वो है ESI और ERD, क्योंकि फेज़ 1 में भी ESI ERD है और फेज़ 2 में भी ESI एंड ERD एग्जाम जो आता है। तो बट एक्चुअली ये फील कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि क्या दोनों को साइमल्टेनियसली, मतलब फेज़ 1 फेज़ 2 प्रिपेयर करें, या फिर पहले फेज़ 1 को देखते हैं, फिर अगर हो गया तो फिर फेज़ 2 को देखते हैं? सर मुझे लगता है कि जब आप प्रिपेयर कर ही रहे हो, क्योंकि नाबार्ड में बहुत अच्छी चीज़ है
कि ESI और ARD आपकी फेज 1 फेज 2 में सिलेबस सेम रहने वाला है। अगर आप जर्नलिस्ट से पेपर दे रहे हो तो ESI ARD की आप कंबाइंड प्रिपरेशन करो। डोंट वेट कि ठीक है पहले मैं ऑब्जेक्टिव देख लेता हूँ फेज 1 के लिए, फेज 2 के लिए मैं देख लूंगा 85 मार्क्स है सब्जेक्टिव में, तब प्रैक्टिस करूंगा। दिस इज अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी। व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग ESI ARD तभी कोशिश करो कि डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दैट मीन्स फेज 1 फेज 2 आपका साथ में क्लियर हो जाए। अगर आप स्पेशलिस्ट से दे रहे हो तो देखो चांस होता है कि पोस्ट ना आए, उस केस में भी चांस मत लो, ESI ARD की प्रैक्टिस साथ में कर लो। आंसर राइटिंग आपको आपकी फील्ड में भी हेल्प ही करती है, राइट? तो ये बेटर रहता है कि दोनों को एक साथ पिक करो, ESI एंड ARD। एक आपने बड़ा अच्छी पॉइंट बोला ESI से सर याद आया, इसमें स्टैटिक आता है? सर आप ऐसे नहीं बोल सकते। स्टैटिक RBI की तरह ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्टैटिक नहीं आता, स्टैटिक आता है, वेटेज कम है। करंट अफेयर्स का वेटेज लगभग 80% का है ESI में, स्टैटिक का कंपोनेंट जो है वो लगभग 20% का वेटेज है, बट हाँ आता है, इंपॉर्टेंट है। सर ESI में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा ESI स्टैटिक में? आइडियली जो चीज़ सिलेबस में मेंशन है टॉपिक्स वो तो हमें पढ़ने चाहिए, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो अगर PY की हम एनालिसिस करें उसका, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं कुछ लिमिटेड टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। तो प्रायोरिटी पर पहले आपको वो टॉपिक खत्म करने चाहिए, उसके बाद आपको रेस्ट ऑफ द सिलेबस खत्म करना चाहिए। सर आप कुछ बता सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ESI के? हाँ, मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको बता सकता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि यहाँ पे कुछ चैप्टर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ESI में से, लाइक मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ हो गया, एक ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, देन हमारा रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, देन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन इससे मुझे एक चीज़ ध्यान आ रही है, गुरकीरत सर ARD में करंट अफेयर्स आता है? आता है सर, आता है। आता मैम? सर नहीं आता है, कम आता है मैम परसेंटेज के साथ। सर ARD में 80% स्टैटिक आती है और 20% ही करंट आता है। नहीं आता है। गाइस ARD स्टैटिक भी इम्पॉर्टेंट है। मैम आप ARD स्टैटिक के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए। देखो ARD स्टैटिक व्हेन आई टॉक अबाउट ना, यहाँ पे आपके कोर एग्रीकल्चर है और एलाइड है। तो कोर एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंट चैप्टर में पहले बता देती हूँ, देन आई टॉक अबाउट द एलाइड। तो फेज 1 फेज 2 दोनों के पर्सपेक्टिव से आप एग्रोनॉमी सबसे पहले पिक करो, उसको करो, देन गो फॉर फार्मिंग सिस्टम, उसमें आप कंप्लीटली अच्छे से चैप्टर्स को करो, देन यू हैव डन द एग्रोनॉमी। तो आने वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, दैट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, उसको भी कर लो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर है, जिसका कुछ पार्ट आप एग्रोनॉमी के साथ जब अल्टीमेटली क्रॉप पढ़ोगे तो पढ़ोगे, बट अगेन इट डील्स विद फ्रूट, तो आपको कुछ चैप्टर्स अलग लगेंगे। इसके अलावा एलाइड की मैं बात करूँ तो देयर वी हैव एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री जो आपको करनी होगी, देन यू ऑल्सो हैव फिशरीज जो आपको करनी। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, दैट चैप्टर इज फॉरेस्ट्री, तो वो चैप्टर भी कर लो। इन 7 चैप्टर्स को आप प्रायोरिटी पे करो, यस। बाकी तो आपको सिलेबस करना ही है क्योंकि वो मेंशन है, बट ये 7 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको करने ही है। इसके अलावा यू कैन नॉट थिंक कि मैं ARD में कुछ कर सकता हूँ। तो आई थिंक जो अभी इन सब डिस्कशन हुआ, तो अभी बोला गया करंट अफेयर्स नहीं आता, तो ऐसा तो नहीं है। देखिए पॉइंट इस के, हाँ ये मैं कहता हूँ, जैसे अभी प्रकाश सर ने बोला, जैसे हम लोग बोलते हैं कि सर ESI स्टैटिक क्यों पढ़े, क्योंकि क्वेश्चन कम आते हैं, वैसे ही एग्रीकल्चर में आई कम्प्लीटली एग्री, करंट अफेयर्स की वेटेज थोड़ी सी कम है, ठीक है, कोर्स 20% पेपर आता है। बट अगर आप दूसरी तरफ देखते हो जो मेरिट सेक्शन है आपका GA और ESI का, वहाँ पे ऑलमोस्ट 80% जो पेपर है वो आपका करंट से आता है। और इस करंट में मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूँ, जैसे अभी एक तरह हमने बोला कि ESI ERD का सिलेबस डिफाइंड है, तो यस ESI ERD में तो सिलेबस डिफाइंड है, तो आपको वहाँ से आपको एक हेल्प मिल जाती है कि इस टॉपिक के करंट अफेयर्स मुझे जो न्यूज़ में है वो पढ़ने हैं। तो सर ARD और ESI का तो सिलेबस डिफाइंड है, तो GA कैसे पढ़े? हम GA का देखिए, यहाँ पे एक एडवांटेज है कि यहाँ पे वो RBI वाला सिस्टम नहीं है थोड़ा सा, कि 80 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा GA आती है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि जो टॉपिक्स हम जनरली पढ़ते हैं वही यहीं पे भी पूछे जाते हैं। जब आप प्रीवियस पेपर में देख रहे हो, जैसे कि अवार्ड्स पे क्वेश्चन आए हैं, फर्स्ट इन न्यूज़ पे क्वेश्चन आए हैं, आपके अपॉइंटमेंट्स पे क्वेश्चन आए हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे क्वेश्चन आते हैं। हाँ एक चीज़ यहाँ पे ये है कि जो GA का जो आपका सेक्शन है वो कम्प्लीटली ये नहीं कहता कि सिर्फ GA ही पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको वहाँ पे ESI का भी एक आधा मिल जाता है, कुछ ERD का भी मिल जाता है, बट ओवरऑल जो कॉमन चीज़ें GA में पढ़ रहे हो वो यहाँ पे भी हेल्प करती है। इसके अलावा जो एक चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब मैं ESI ERD की बात करता हूँ, वो आती हैं जी आपकी रिपोर्ट्स, स्पेशली बोथ एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स एज वेल एज जो ESI रिपोर्ट्स। एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स में अगर एक तरह आपने भी देखा होगा तो कुछ कॉमन जैसे कि लाइफ स्टॉक सेंसस और एग्री सेंसस, ये तो प्रोमिनेंट रिपोर्ट्स हैं।
इसके अलावा मिनिस्ट्रियल रिपोर्ट्स जो भी एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट निकालता है वो लेटेस्ट एडिशन आपको पढ़ना है। प्लस इफ आई टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स, तो देखिए एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स आप पढ़िए। टाइमिंग, अगर मैं टाइमलाइन की बात करूँ तो आई थिंक वो हम लोग जनरली बोलते हैं 5 मंथ से करंट अफेयर्स इनफ है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे कि 5 मंथ से पहले नहीं पूछा जाए। करंट अफेयर्स आपको 5 महीने से पहले पूछे जा सकते हैं, बट देखिए यार वहाँ पर रिटर्न ऑफ आउटपुट नहीं है। मैं आपको बोलूँ कि आप 1 साल पहले करंट अफेयर पढ़ो, ठीक है, और 1 क्वेश्चन आए और 5 महीने में से आपके 19 क्वेश्चन है, तो वहाँ पर रिटर्न ऑफ आउटपुट ज़्यादा है, वो बढ़िए। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स। जी मैम। सर कौन सी स्कीम्स? सभी। सर सारी न्यूज़ में तो सभी स्कीम्स होती है, कौन सी स्कीम्स पढ़े हैं? तो यही एक चीज़ होता है जो कि बहुत ही बड़ा आई कैन से पेन लगता है कि सर गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी पढ़नी है, बट यहाँ पे आई थिंक नाबार्ड ने ना एक बहुत चीज़ स्पेसिफाई की है। अगर आप नाबार्ड का सिलेबस देखते हो तो अंडर द एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट ना, रूरल डेवलपमेंट में उन्होंने कुछ स्कीम को क्लियरली डिफाइन किया, वो कौन सी हैं, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको क्लियरली डिफाइन किया गया और आप देख रहे हो कंसिस्टेंटली उस पर सवाल आ रहा है। देन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इज अ स्कीम दैट इज क्लियरली डिफाइंड, और इस पे आपने देखा है कि डिस्क्रिप्टिव में भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ रही हैं। फिर स्वच्छ भारत मिशन की यहाँ पे बात की गई है। उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूँ तो वहाँ पे लिखा हुआ है ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल सैनिटेशन, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर की जैसे जल जीवन मिशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अटल भूजल योजना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक टॉपिक आता है कि कौन सी मिनिस्ट्रीज पढ़नी है, तो मैं आपको बोले देखिए एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है, तो रूरल डेवलपमेंट की जो स्कीम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो प्रोमिनेंट स्कीम्स न्यूज़ में हैं, ठीक है, जैसे कि हेल्थ की स्कीम है, एजुकेशन की स्कीम है, या फिर मैं आपको बात करूँ सोशल जस्टिस, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है, इवन माइनॉरिटी अफेयर्स, तो ये प्रोमिनेंट स्कीम्स जो न्यूज़ में हैं वो आपको पढ़नी है। तो सर मैं पूरे साल की न्यूज़ पढ़ के सारी स्कीम कर दूँ? नहीं मैम, ये गलती मत करना। ये एक ना बहुत बड़ा मिथ आई थिंक बहुत बच्चों ने बना लिया है कि हमें 1 साल की स्कीम पढ़नी होती है, नाबार्ड 1 साल पुरानी स्कीम पूछता है। या फिर एक दूसरा क्वेश्चन आता होता है कि सर आपने ये स्कीम्स बताई, ये इस टेन्योर में जो आपने बोला है, जैसे कि मैं बोलता हूँ आप फेज़ 2 से पहले 8 मंथ्स और फेज़ 1 से पहले 5 मंथ्स को अच्छी तरह पढ़िए, इस टेन्योर में नहीं थी, पर आपने बोला ये तो क्वेश्चन आएगा और वो स्कीम नहीं आई, तो आप क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो तो जो स्कीम्स जो मैंने मिनिस्ट्रीज कोट किए हैं, जो मैंने स्कीम्स बोली भी हैं, वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में पक्का होती हैं। आपके सेशन इतने चल रहे थे, गवर्नमेंट हर बार चीज़ को कोट कर देता है, तो वो इंपॉर्टेंट है। 1 साल की स्कीम नहीं पढ़नी है, क्योंकि एक तो पहली बात है जो 8 महीने है उसको इतनी अच्छी तरह कवर कर जाओ कि उसमें से कुछ आपको 100% क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ये मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि स्कीम्स में जो आपको बात कर रहा हूँ वो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करनी है। डिस्क्रिप्टिव से प्रकाश सर मुझे एक चीज़ आया कि बहुत एक बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा है कि सर करंट अफेयर्स को कैसे यूटिलाइज करें हम लोग डिस्क्रिप्टिव। सर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में उसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली क्या करते हैं, हम स्टैटिक पढ़ के जाते हैं, स्टैटिक हम यूज़ कर देते हैं, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल एक छोटा सा लेते हैं, अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, अगर हमारे यहाँ पे एजुकेशन में जो भी इश्यूज़ है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है स्टैटिक में, तो 2 ऑप्शन है, या तो आप पूरा स्टैटिक यूज़ करके आ जाइए, या सेकंड ऑप्शन ये है कि आप उसमें कोई रिसेंट की आप रिपोर्ट कर दीजिए, रिपोर्ट मेंशन कर दीजिए, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो हम जीडीपी के पार्ट में करते हैं वो मेंशन कर दीजिए। तो कुछ तरीके होते हैं जहाँ पे आप करंट को यूज़ करके अपने आंसर को एनरिच कर सकते हैं और आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और प्रकाश सर एक ना पावर बस जो मुझे बहुत बच्चे पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि सर हमने करंट अफेयर्स पढ़ा, तो क्या हमें पूरा का पूरा करंट अफेयर जैसे ऑब्जेक्टिव है तो क्रैम करना है? क्रैम भी मैं बोलूँगा आपको याद करना हो काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो क्या वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्क्रिप्टिव के लिए यूजफुल हो? नहीं, बेसिकली अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो है हमारे, ठीक है, अगर वो स्पेसिफिक करंट ओरिएंटेड ही आ रहे, सपोज कोई स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया या कोई रिपोर्ट से आ गया, तब तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, पूरा आपको करंट अफेयर्स ही यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन सपोज क्वेश्चन बहुत स्टैटिक है, सेम एग्जांपल मैं रिपीट करता हूँ, हमारा एजुकेशन वाला एग्जांपल हो गया, राइट। तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टैटिक से है, तो इसमें आप सिंपल एक मेंशन कर दीजिए, एक सेंटेंस मेंशन कर दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मेंशन कर दीजिए, उतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। वो आपकी जो क्वालिटी ऑफ आंसर उसको इंप्रूव कर देगा, डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इट्स गुड। सर एक और चीज़ मुझे पूछनी है, आरबीआई का एग्ज़ाम इस बार बहुत टफ आया था, तो क्या नाबार्ड में ऐसा हो सकता है? मैम देखिए ये एक ना बहुत कॉमन टेंडेंसी चल रही है जब से आरबीआई एग्जाम है। आई कम्प्लीटली एग्री थिंक वो हम सब एग्री करें कि आरबीआई का पेपर बहुत टफ था इस बार। देखिए आरबीआई के पेपर में टफ होने के 2 रीज़न है। सबसे पहला क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग लिमिट है आपके पास 25 मिनट्स की, जहाँ पे आपको 80 क्वेश्चन करने थे, पर वो भी स्टेटमेंट बेस्ड आए तो वो पेपर बहुत डिफिकल्ट बन। नाबार्ड केस में मैं ये नहीं बोलूँगा कि पेपर आसान आएगा, आई विल नॉट से दिस थिंग, और आपको प्रिपरेशन भी इस हिसाब से करने के पेपर डिफिकल्ट ही होगा।
बट मैं ये भी बोलूँगा कि ऐसा भी नहीं कि आप प्रिपरेशन करो ही मत, आपको प्रिपेयर करना है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ ये बात है टेम्परामेंट। जैसे इतना मैंने अभी बोला कि फेस 1 क्वालिफाई करना, फेस 2 में एफर्ट लगाना है, तो उसको आपको इस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि एक तो आप क्वालिफाई कर पाओ, और दूसरी बात है हाँ ऊपर ऊपर से मत पढ़ना, आपको पढ़ना इन डेप्थ पड़ेगा। ESI ARD को तो बहुत अच्छी तरह, क्योंकि ये कॉमन टेंडेंसी है जो आप किसी एग्जाम्स में देख रहे हो कि जो चीज़ आप फेस 1 फेस 2 के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि इनमें तो ये ऐसे कि ARD ही क्लियरली डिफाइंड है, तो आपको अगर उसको पढ़ रहे हो अच्छी तरह कर रहे हो तो दैट विल रियली हेल्प यू इन द फेस 1 एग्जामिनेशन ऑल्सो। आई थिंक हो गया सब कुछ, पर अभी नॉन मैरिड बचा है ना, वो करना होता है मैम। सर करना होता है, बच्चे इसीलिए ये मतलब लेके जाते हैं कि नॉन मैरिड है देख लेके, और वही सिलेक्शन रुक जाता है। तो नॉन मैरिड भी क्वालिफाई करना है, तो यहाँ पे आप अपनी जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट रखो बाकी सब्जेक्ट से। व्हाट यू डू, यू गो फॉर क्वेश्चन, आप सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जो आपको क्वेश्चन, जो भी आपको सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है, जैसे कि शामली को क्वांट हार्ड लगती है, आपको रीजनिंग हार्ड लगती है, प्रकाश सर को इंग्लिश हार्ड लगती है, या कोई भी किसी को कोई सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है, एक बार आपकी मैरिट की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है, आप उसके बाद नॉन मैरिट को पिक करो, जो सबसे हार्ड लग रहा है उसको सबसे पहले सॉल्व करो। उसकी अगर आपको लग रहा है कि यस मैंने एक मॉक दिया है बट मैं एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया था इस पर्टिकुलर टॉपिक का, लेट्स से मैं पजल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं पजल में देखूंगा कि इसमें क्या ट्रिक लगाऊँ, क्या चीज़ें देखूँ, उसको सॉल्व करूँगा। फिर ऐसे ही जब मेरे अच्छा खासा हाथ बन जाएगा, मैं टाइम में अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, देन आई मूव फॉर नेक्स्ट सब्जेक्ट, देन आई मूव फॉर नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेन दो नहीं किया वो है कंप्यूटर एंड डिसीजन मेकिंग। उसके पीछे आपने भी कभी नहीं सुना होगा कोई बच्चा बोल रहा है कि मैम मेरी डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट है, राइट? क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि व्हेनेवर इवन इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ बेस, दीज सब्जेक्ट आर वेरी मच डूएबल इन 1 वीक। तो आप 1 वीक के अंदर इन दोनों को आराम से कर सकते हैं, इसीलिए इनके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नॉन मेरिट में क्यों आ रही है वो आप प्रैक्टिस कीजिए। आई थिंक यही थे दोस्तों आप सबके सवाल जो आप सबने हमें जो जितने मिले हैं आपसे। बट इफ़ वी कंक्लूड दिस डिस्कशन, अगर हम एक एक पीस ऑफ एडवाइस हम आप सबको दें जो आपको करनी चाहिए, फ्रॉम आई थिंक फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू फॉर टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, जैसे मैंने डिस्कस किया, पेपर डिफिकल्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप करंट अफेयर्स को पढ़ना, घबराओ मत करंट अफेयर्स से। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो आपको वही चीज़ रीड करनी है, वही चीज़ पढ़नी है। सिर्फ एक इस टेम्परामेंट के साथ पढ़ना है कि यार अगर पेपर मुश्किल आया तो कोई इशू नहीं है, मैंने जो पढ़ा है मुझे उसके अच्छी तरह पढ़ना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। ये पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा है स्कीम्स हैं, रिपोर्ट्स हैं। बहुत बार तो बच्चे ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर्स की नोटबुक देख के डर जाते हैं कि सर इतना पेज है मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, फिर मैं कैसे करूँ। आप पढ़ना तो स्टार्ट करो, आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए वो भी ईजी हो जाएगा। क्यों सर, मैं ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप एक ये बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। आपने माइंडसेट की बात की, तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे प्रिपरेशन करनी है। माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि पेपर डिफिकल्ट आएगा इजी आएगा, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको उस पर फोकस करना है जो आपके कंट्रोल में, वो है प्रिपरेशन। वो आपको फोकस करना है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ दीजिए। डिफिकल्ट आएगा सबके लिए डिफिकल्ट रहेगा, ईजी आएगा सबके लिए ईजी रहेगा। आपका काम है फोकस करके प्रिपरेशन करना, कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करिए, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा आपका। कंसिस्टेंसी से मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि आई थिंक आप लोगों को कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना चाहिए नाबार्ड ग्रेड ए के लिए। अगर आपको कोई सब्जेक्ट टफ लगता है तो छोटे छोटे गोल्स बनाओ, छोटे छोटे टास्क बनाओ और उसको अचीव करो। एंड योर कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और हार्ड वर्क ही डिटरमाइन करेगा दैट वेदर यू आर गोइंग टू गेट नाबार्ड ग्रेड ए और एनी गोल इन योर लाइफ। एंड अल्टीमेटली तो मैं ये आपसे कहूँगी, सी यू हैव आर नंबर, यू हैव आर मेल। अगर आपको कहीं पे भी हमारी हेल्प की ज़रूरत है, वी आर देयर फॉर यू। आप हमें रीच कीजिए, वी विल सॉल्व योर क्वेरी। अगर आप सोर्सेज को लेके कंफ्यूज हैं, वी हैव आवर गोल्ड कोर्स, वी हैव आवर सिल्वर कोर्स। गोल्ड कोर्स में यू विल गेट कंप्लीट गाइडेंस फॉर phase 1, phase 2 and interview. If I talk about silver phase, here you will get ESI, ARD and GA. That is your merit sections, subjects for phase 1 का complete guidance. phase 2 का आपको complete guidance मिलेगा and interview के लिए भी we will be there for you. देन अगर मैं बात करूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी, अगर आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है सो आप हमें रीच कीजिए। गुरकिरत सर आपकी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, ESI से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सर ले लेंगे प्रकाश सर, एंड जितने भी क्वेश्चन आपको ARD से रिलेटेड है आप शामली मैम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आई एम ऑल्सो देयर फॉर यू। अगर आपको नाबार्ड में इन जनरल कोई क्वेरी है तो कहीं पे भी आपको हेल्प चाहिए, हम हैं। अब आपके पास सब कुछ है, आपके पास सोर्सेज हैं, आपके पास स्ट्रैटेजी है। यू शुड नॉट वेट फॉर एनीथिंग एल्स। आप नोटिफिकेशन का वेट मत करो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड इस एग्जाम को करो। आप जितनी जल्दी और जितनी सीरियसली इसको प्रिपेयर करोगे दैट विल डिटरमाइन आपका सिलेक्शन। और आई थिंक गाइस हम सबके तरफ से लास्ट अगर मैं बोलूँ कि क्या हम लोग आपको कहेंगे, वी ऑलवेज से वन थिंग टू यू, दैट इज ऑल द वेरी बेस्ट।